Hello and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. This is set number 4 wherein e-waste management is discussed. This is a content based practice set for the compulsory paper 2 of the BPSC, APS and WMO 2022. Let's discuss e-waste rules. ये देखें ई-वेस्ट मैनेजमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन, इसके अंतर्गत ई वेस्ट रूल्स पर थोड़ा ध्यान दें। ये देखें ई वेस्ट रूल्स अप्लाई टू ई वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम, यानी कि ई वेस्ट रूल्स जो है वो लागू होता है ई वेस्ट पर जो जनरेट किया जाता है, जहाँ से वो देखिए कहाँ से जनरेट होता है। तो ये देखें आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये पहला हो गया। आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट यहाँ से जनरेट होता है ई वेस्ट, और ई वेस्ट रूल्स अप्लाई होता है। दूसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से जनरेट होता है, जैसे टीवी सेट्स इंक्लूडिंग एलसीडी एंड एलईडी, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड एयर कंडीशनर्स। तो ये सब एग्जाम्पल हुआ, और ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो जगहों से जो ई वेस्ट जनरेट होता है उस पर ई वेस्ट रूल्स अप्लाई होते हैं। अब देखें ई वेस्ट रूल्स संबंधित राज्य के एजेंसियों, जिसको अभिकरण बोलते हैं, एजेंसियों या अभिकरणों को ई वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई तर्कसंगत गतिविधियों जैसे कलेक्शन, सेग्रीगेशन, डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग को नियंत्रित करने, सुपरवाइज करने और विनियमित करने में सशक्त बनाते हैं। जो कंसर्न्ड स्टेट है, उसकी जो एजेंसियां है, उसको ये एम्पावर करता है ई वेस्ट रूल्स। और किस बात के लिए एम्पावर करता है कि जो लॉजिकल एक्टिविटीज़ है, या जैसे कि कलेक्शन करना है ई वेस्ट का, यानी कि संग्रहण करना है, फिर सेग्रीगेशन करना है, ये कलेक्शन हुआ, ये सेग्रीगेशन हुआ यानी कि कचरे का पृथक्करण करना है, छांटना है। उसके बाद डिसमेंटलिंग करना है, उसको बिल्कुल तोड़ना है, और फिर फाइनली उसको रिसाइकिल करना है। तो इन सभी गतिविधियों को कंट्रोल करने, सुपरवाइज करने और विनियमित करने यानी रेगुलेट करने में इन एजेंसियों को एम्पावर करता है ई वेस्ट रूल्स। तो ये सब है। अब देखिए प्रोड्यूसर्स के लिए ई वेस्ट रूल्स, ये है प्रोड्यूसर्स के लिए ई वेस्ट रूल्स। तो प्रोड्यूसर्स के लिए क्या व्यवस्था है, ये देखें कलेक्शन सिस्टम्स स्थापित करना, इसको सेटअप करना, इसको करना पड़ता है प्रोड्यूसर्स को, कलेक्शन सिस्टम्स को सेटअप करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, मीट द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, जो उनके अपने उत्पादों के जीवन समाप्ति यानी एंड ऑफ लाइफ से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब कि उन प्रोड्यूसर्स को कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब है क्या कि थ्रेशोल्ड लिमिट्स भी कुछ रखे गए हैं ई वेस्ट रूल्स के अंतर्गत, थ्रेशोल्ड लिमिट्स। अब देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट्स, ये जो लिमिट्स है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है,
वैश्विक रूप से स्वीकार किया गया है और ये सीमाएं, ये लिमिट्स 6010 सब्सटेंसेस के लिए प्रिस्क्राइब की गई है जो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चर में यूज़ किए जाते हैं, विनिर्माण में यूज़ किए जाते हैं। ऐसे 6010 सब्सटेंस हैं जो थ्रेशोल्ड्स लिमिट के अंदर रखा गया है, उसके लिमिट में रखा गया है। और इसमें है क्या कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इससे ये एक्सपेक्ट किया गया है कि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अनुपालन में RoHS प्राप्त करें, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अनुपालन में RoHS प्राप्त करें। RoHS आप जान रहे हैं, RoHS क्या होता है? रिडक्शन इन यूज ऑफ द हजार्डस सब्सटेंस। ये जो एब्रीविएशंस वगैरह है ये आप सेट 1 में देख सकते हैं, एब्रीविएशंस को भी जानना ज़रूरी है। तो प्रोड्यूसर्स को RoHS प्राप्त करने हेतु ये उम्मीद की जाती है कि वो इसको प्राप्त करें प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंतर्गत। अतः उपरोक्त नियम इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट को सुनिश्चित करने हेतु क्या है? मेन इंस्ट्रूमेंट है। ये जो भी नियम अभी आप पढ़े तो उसमें ये इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट को इंश्योर करने के लिए ये मेन इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। तो इस तरह से ये आप ई वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत ई वेस्ट रूल्स को पढ़े और ये बहुत काम का है और बहुत ही एग्ज़ाम फ्रेंडली है। इससे प्रश्न अवश्य उठाए जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए इन रूल्स को। द सेट नंबर 4 is concluded well. Many more sets to be put on the career shaper. Till then watch videos on career shaper. Thank you very much.